A very good evening to all my friends from the media. I welcome you all today to the Election Commission of India's press conference for the announcement of the schedule for assembly elections to the Legislative Assembly of Bihar 2025. We have amongst us Honorable Chief Election Commissioner Shri Gyanesh Kumar Sir, Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu Sir, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi Sir, Senior Deputy Election Commissioners Manish Garg Sir, Gyanesh Bharti Ji, Pawan Kumar Sharma Ji, Election Commissioners Yetru Ji, Sanjay Kumar Ji, Director General IT, Seema Madam. Before we start, I'll just briefly let you know that what will be the format of our press conference. We'll start with the address and presentation by Honorable Chief Election Commissioner Sir. That will be followed by a question and answer session. For the question and answer session, as per our previous practice, we'll be taking questions in groups of 5, and then Honorable Chief Election Commissioner would be answering in those groups. Before you ask your question, I would request you to kindly introduce yourself and the name of the organization. Thank you all. I'll request you to put your mobile phones on the silent mode. Sir. Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu Ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi, इलेक्शन कमीशन के वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी मीडिया के साथियों, आज आप सभी के माध्यम से बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणाएं भी होंगी और इस चुनाव में चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बिहार की पावन भूमि पर 5 वर्षों के बाद अब विधानसभा के चुनाव का आगमन हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव के अपने संवैधानिक कर्तव्य को 2 चरणों में निभाती है। पहला चरण मतदाता सूची बनाना और दूसरा चरण चुनाव कराना। जैसा कि आप सबको पता है, 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई और सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट्स हो, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया।
और उसके बाद पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे और उसके उपरांत कोई भी नाम जोड़ा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में चुनाव आयोग की पूरी टीम ने और हम तीनों चुनाव आयुक्त ने बिहार का दौरा किया और दौरा करने के बाद जो सारी चीज़ें समीक्षा के उपरांत आईं उसके तहत ये निर्णय हुआ कि आज हम आपके समक्ष बिहार के सभी मतदाताओं के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करें। बिहार में हम लोग सभी राजनीतिक दलों से मिले, सभी जिला कलेक्टर्स, एसपीज, आईजी, डीआईजीज, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसीज, सबके साथ सीएपीएफ्स के नोडल ऑफिसर्स, सबके साथ बैठकें हुई और आपके माध्यम से बिहार की जनता को चुनाव आयोग ये बतलाना चाहता है कि इस बार बिहार के चुनाव न केवल मतदाताओं के लिए बहुत ही सुगम और सरल होंगे, न केवल पूरी चुनावी मशीनरी तत्परता के साथ मतदाताओं के साथ खड़ी रहेगी, न केवल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से, पूर्ण पारदर्शी तरीके से बिहार के होने वाले चुनाव शायद सबसे अच्छे चुनावों के रूप में परिलक्षित होंगे, ऐसी चुनाव आयोग की मंशा है। इसके लिए चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों का, सभी मतदाताओं का और सभी मीडिया कर्मियों का भी सहयोग अपेक्षित करता है। इसके पहले कि हम तारीखों की तरफ बढ़ें, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जिससे कि काफ़ी वस्तु स्थिति आप सब लोगों के भी समक्ष आएगी और जनता के भी समक्ष आएगी। प्रेजेंटेशन प्लीज। बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट। एक ओवरव्यू अगर लिया जाए मतदाताओं का, तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। सीनियर सिटीजन्स लगभग 4 लाख हैं। 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाता लगभग 14,000 हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स लगभग 14 लाख हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए
उनकी सुविधा के लिए हर मतदान केंद्र पर 1200 से ज़्यादा मतदाता न हो, ऐसा लक्ष्य रखा है। इसके चलते पोलिंग स्टेशंस की संख्या में वृद्धि हुई और अब बिहार में 90,712 पोलिंग स्टेशंस हैं। एवरेज वोटर्स पर पोलिंग स्टेशन लगभग 818, वुमेन मैनेज्ड 1044 और मॉडल पुलिस स्टेशन लगभग 1350। हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया के ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा निगरानी किया जा सके। बिहार में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं। दियारा रीजन में लगभग जो 250 पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ घोड़े से पेट्रोलिंग होती है और इसी तरीके से लगभग 197 पोलिंग स्टेशंस में नाव के जरिए पोलिंग पार्टीज जाती हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हर मतदान केंद्र पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज प्रदान की जाएंगी, जिसमें कि पोल वॉलंटियर्स होंगे, हेल्प डेस्क होंगी, रैंप होगा, टॉयलेट्स होंगे, ड्रिंकिंग वाटर, साइनेजेस, लाइट की सही व्यवस्था और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर। जो हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पोलिंग स्टेशंस ग्राउंड फ्लोर पर होंगे। अगर रैंप है तो 1:12 के रेशियो में प्रॉपर ग्रेडियंट से बनेंगे। वॉलंटियर्स भी रहेंगे, व्हील चेयर की फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी और अगर इनमें से कोई भी 85 प्लस के उम्र के अगर लोग हैं या 40% से ज़्यादा जिनकी डिसेबिलिटी है, अगर वो चाहें तो फॉर्म 12D भर सकते हैं और उसके उपरांत उन्हें होम वोटिंग की सुविधा भी दी जाएगी। बिहार के दौरे पर चुनाव आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट्स को, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस को और सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज को सख्त निर्देश दिए हैं। ज़ीरो टॉलरेंस टू एनी वायलेंस, no scope for any kind of intimidation or threat to voters or candidates. CAPF will be deployed adequately and in advance as a confidence building measure. All officers to act in absolutely impartial way and easily accessible to all the stakeholders. इसके बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। अगर कोई फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन होती है, खास तौर से सोशल मीडिया या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर, तो उस मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर किया जाएगा और स्ट्रिक्ट विजिल रखी जाएगी सारे चेक पॉइंट्स पर, जिससे कि ड्रग्स, लिकर और कैश का इलीगल ट्रांजैक्शन न हो पाए। बिहार के पूरी चुनाव का तंत्र है, उसके साथ मिलकर बिहार के इन चुनावों में 17 नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जो कि बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होंगे। चुनाव आयोग ने इसके ऊपर एक एक इनिशिएटिव के ऊपर काफ़ी चर्चा और इनकी प्रायोगिकता को देखते हुए ये कदम उठाया है और एक ऐतिहासिक कदम इसको माना जाएगा। ट्रेनिंग, पहली बार जो चुनाव आयोग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, वहां पर बिहार के
सभी बूथ लेवल एजेंट्स जो जिला स्तर के थे, बूथ लेवल एजेंट 1, उनकी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इसी तरह से अब जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां बूथ लेवल एजेंट्स 1 की भी ट्रेनिंग IIIDM द्वारिका में की जाएगी। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते थे, पहले उनकी ट्रेनिंग या तो विधानसभा स्तर पर हो जाती थी या कई बार जिला स्तर पर। तो इस बार हर विधानसभा क्षेत्र के 4 से 5 BLOs को IIIDM में बुलाया गया और उनको चुनावी प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया गया, जिससे कि हमें अब जो चुनावी तंत्र है, जो जमीनी स्तर का चुनावी तंत्र है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। साधारण तौर से पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर होती थी, लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है और ख़ास तौर से जब CAPF जाती हैं तो जिला पुलिस प्रशासन और CAPF का समन्वय भी बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए पहली बार पुलिस ऑफिसर्स की भी IIIDM में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। ये तीनों लॉजिस्टिक्स के हिसाब से और ट्रेनिंग के हिसाब से बहुत बड़े कदम रहे। मतदाता सूची लगभग 22 वर्षों के बाद बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य सफलतापूर्वक 30 सितंबर को संपन्न हुआ। लगभग सभी राजनीतिक दलों ने ये मांग की थी कि मतदाता सूची में काफ़ी त्रुटियां हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कदम उठाया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर इसके बारे में कुछ बढ़ चढ़कर कहा गया, लेकिन सत्यता ये है कि आज की तारीख में बिहार के 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने 90,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मिलकर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, जो कि 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने नियुक्त किए थे, उनके साथ मिलकर इस सूची को शुद्ध करने का बहुत ही सराहनीय काम किया है और बिहार ने देश को ये राह दिखाई है। चूंकि विशेष गहन परीक्षण में काफ़ी मेहनत जमीनी स्तर के अधिकारियों को करनी पड़ी, तो जो रिन्यूमरेशन था, जो BLOs का था और जो बाकी अधिकारियों का था, उसको भी कई वर्षों के बाद बढ़ाया गया और ख़ास तौर से EROs और AEROs का ऑनरेरियम तो पहली बार दिया गया। जिन मतदाताओं के नाम सूची में नए जुड़े हैं या जिन मतदाताओं की एंट्रीज में कोई चेंज है, जैसे पता बदल गया, तो ऐसे मतदाताओं को नए वोटर कार्ड दिए जाने हैं। चूंकि पहले कई दिनों तक या कई बार महीने लग जाते थे वोटर कार्ड मिलने में, इसीलिए चुनाव आयोग ने सभी एजेंसियों के साथ मिलकर ये SOP बनाया कि किस तरीके से 15 दिन के भीतर मतदाताओं के हाथ में इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको सामान्यतः वोटर कार्ड कहा जाता है, वो उनके हाथ में आए। इसी तरीके से जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जब वो मतदाताओं के घर घर जाते हैं तो उनको भी पहचान पत्र पहली बार चुनाव आयोग ने डिज़ाइन भी किया और उनको दिया भी। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस जो आने वाला है, देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए और ख़ास तौर से बिहार की प्रगति को ध्यान में रखते हुए लगभग काफ़ी मतदाताओं के पास मोबाइल होते हैं और उनको इस बात की समस्या रहती थी कि हम मोबाइल लेके अगर घर पर छोड़ के जाते हैं तो दिक्कत होती है और लेके जाते हैं तो हम कहाँ उसको रखें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पोलिंग स्टेशन के अंदर अलाउड नहीं है। इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई गई जिससे कि पोलिंग स्टेशन के कमरे के ठीक बाहर कोई भी मतदाता अपना मोबाइल फ़ोन जमा करा सकता है, अंदर जाके अपना वोट डाल सकता है और बाहर आने के बाद अपना मोबाइल लेके घर जा सकता है।
हर मतदाता को नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप दी जाती है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देने का लक्ष्य सिर्फ ये रहता है कि मतदाता को, क्योंकि कई बार बूथ बदल जाते हैं या कई बार मतदाता नए होते हैं, तो उनको वोटर स्लिप पर, इन्फॉर्मेशन स्लिप पर अपने बूथ का नाम और सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। तो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पर बहुत ही छोटा चेंज करने के बाद मतदाताओं की सहूलियत बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसमें उनका पोलिंग स्टेशन का नंबर, पोलिंग स्टेशन की जगह कोने में बड़े रूप में दिखा दी गई। पहले उनको पूरे में ढूंढना पड़ता था। चुनाव आयोग की लगभग विगत कई वर्षों से एक एक करके ऐप्स बनती चली गई और लगभग 40 ऐप्स आज की तारीख में चुनाव आयोग के पास है। तो इन सबको एक जगह समन्वित करते हुए, क्योंकि हर मतदाता या हर स्टेक होल्डर हर 40 ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकता, तो ECI नेट जैसी मदर ऑफ ऑल ऐप्स का एक लक्ष्य रखा गया और ECI नेट में अब धीरे धीरे करके सारी ऐप्स आ चुकी हैं और इसका प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन भी वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में बिहार से शुरू होगा। पोलिंग स्टेशन में मैं आपको बता चुका हूं, जिससे कि क्यूज लंबी न हो और मतदान के समय में मतदाताओं को सहूलियत भी रहे और खास तौर से मतदान के आखिरी घंटों में ज़्यादा भीड़ न हो, इसके लिए संख्या 1200 निर्धारित की गई। कैंडिडेट्स के बूथ पहले मतदान केंद्र से काफ़ी दूर तक लगाए जाने के निर्देश थे, जिससे कि कैंडिडेट्स को भी और मतदाताओं को भी काफ़ी असहूलियत होती थी। और इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज के संग ज़मीनी स्तर पर EROs की मीटिंग हुई, DMs की मीटिंग हुई, CEOs की मीटिंग हुई, उनसे मिले सुझावों के अनुरूप, लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुरूप 100 मीटर की दूरी तक हर कैंडिडेट अगर चाहे तो अपने बूथ्स लगा सकता है। चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो, उसकी पूर्ण निगरानी हो, ERO भी उसको देख पाएं और कोई भी अगर गलती पाए जाए तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सके। इसके लिए पहले लगभग 50% प्लस पोलिंग स्टेशंस में वेबकास्टिंग होती थी और अब इसको 100% पोलिंग स्टेशंस में लागू कर दिया गया है, जिससे कि निगरानी तंत्र के लिए सुगमता होगी। कई बार प्रत्याशियों ने ये शिकायत की थी कि जो हमारी फ़ोटो होती है तो चूंकि ब्लैक एंड वाइट में आती है और जमा तो कलर करते हैं तो वो पहचान में नहीं आती और काफ़ी हतोत्साहित उनको होना पड़ता है जब वो EVM में उनकी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। तो छोटा सा कदम, लेकिन इसमें फिर चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि एक तो फ़ोटो कलर लगाई जाएगी और साथ ही साथ जो सीरियल नंबर होता है उसका फॉन्ट भी बड़ा किया जाएगा, जिससे कि प्रत्याशियों की पहचान भी आसानी से हो जाए और मतदाताओं को सुविधा भी हो। काउंटिंग, कई बार जब मॉक पोल होता है तो मॉक पोल के समय मॉक पोल का डेटा डिलीट करना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भूल जाते हैं और इसीलिए जब काउंटिंग होती है तो फॉर्म 17C और काउंटिंग यूनिट का मिलान नहीं हो पाता। ऐसे केस में किसी भी शंका को न रखा जाए, इसलिए जब भी 17C या वीवीपैट में मिसमैच होगा तो उन EVM से रिलेटेड वीवीपैट्स की पूर्ण गिनती की जाएगी। इसी तरीके से ये भी एक मांग सभी राजनीतिक दलों की थी कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले शुरू की जाए और पहले खत्म की जाए। तो इसलिए चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के लिए भी और इसके लिए भी, जिससे कि
पोस्टल बैलेट्स पर पूर्ण ध्यान दिया जाए उनकी गिनती पर, और कोई जल्दबाजी भी न की जाए। तो ईवीएम के लास्ट 2 राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त करना अनिवार्य होगा। जैसा आप सब लोग को पता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर आंकड़ों की आवश्यकता कई लोगों को पड़ती है। मीडिया को भी होती है, एनजीओज को भी होती है, सिविक सोसाइटीज़ को होती है और आम जनता को भी होती है। तो इसके लिए चुनाव आयोग की एक पद्धति रही जिसको इंडेक्स कार्ड कहा जाता है। लेकिन इंडेक्स कार्ड का सारा डेटा कलेक्ट करने में कई बार सप्ताह और कई बार महीनों लग जाते थे। तो अब चूंकि ECI नेट भी आ रहा है और डिजिटल का युग है, इसीलिए डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स एंड रिपोर्ट्स सारे आपको चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिनों के भीतर वेबसाइट पर या ऐप पर मिल जाएंगे। इस चुनाव की विशेषता है ये स्लाइड। द एंटायर इलेक्शन मशीनरी ऑफ बिहार इज जस्ट अ कॉल अवे। अर्थात अगर कोई भी मतदाता या कोई भी व्यक्ति ECI नेट ऐप को डाउनलोड करता है और अगर अपने एपिक नंबर डिटेल को डालता है, वोटर कार्ड के नंबर को डालता है, तो वो अपने BLO से बात कर सकता है। वो अपने जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनको अपनी कॉल बुक कर सकता है और बात कर सकता है। अगर उसकी कोई भी समस्या है तो वो BLO से बात करके उसका निदान कर सकता है। इसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन का बहुत पॉपुलर नंबर है 1950, आपको भी कोई भी बिहार का मतदाता अगर इस समय बिहार से बाहर है तो भी उसको सिर्फ +91 अगर मोबाइल से आप डायल करते हैं तो +91 जो इंडिया का कोड है वो लगाना है। STD कोड जहां का भी आपकी विधानसभा क्षेत्र है वहां के SDM का STD कोड और 1950 अगर आप ये डायल करते हैं तो 243 EROs सारे मतदाताओं की सेवा के लिए खुले रहेंगे। इसी तरीके से अगर आपको ERO के कॉल सेंटर से संतुष्टि नहीं मिलती है तो 38 DMs के यहाँ भी आप 1950 पे कॉल कर सकते हैं और पटना में CO के यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसको कि लॉजिस्टिकली पूरा सही से बना दिया गया है और आशा है इस सुविधा के बाद शायद दुनिया का शायद ही ऐसा कोई चुनाव होगा जिसमें कि 90,712 BLOs, 243 EROs, 38 DEOs और CO स्वयं मतदाताओं के लिए किसी भी दिक्कत अगर उनको आ रही है या ग्रीवेंस है उसके लिए सचेत रहेंगे। नेक्स्ट, ये भी बिहार में पहली बार हो रहा है। पहले जो ऑब्जर्वर्स हम लगाते थे कुछ असेंबलीज को मिलाकर लगा देते थे, लेकिन अब 243 असेंबलीज में 243 जनरल ऑब्जर्वर्स होंगे जो कि विभिन्न राज्यों से वरिष्ठ IAS अधिकारी नामित किए गए हैं जो कि बिहार के रहने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं वो हर जिले में एक होंगे और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हम लोगों ने चुनाव आयोग ने कुछ असेंबलीज को मिला के नामित किया है। इन ऑब्जर्वर्स के फ़ोन नंबर भी और असेंबली किस असेंबली से हैं वो आपको ECI नेट पर भी मिल जाएंगे और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, जिससे कि अगर कोई भी ऐसी बात है या शिकायत है तो आप इन ऑब्जर्वर्स को बतला सकते हैं। ऑब्जर्वर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन वर्क एज आईज एंड ईयर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो ये सुविधा भी इस चुनाव में हर असेंबली में मौजूद रहेगी। इस बार चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी को भी बहुत बड़े तरीके से लीवरेज करना चाहता है। जैसे मैंने आपको पहला बताया,
पहले बताया कि ये अलग अलग ऐप्स होती थी, सी विजिल, जिसमें कि आप कोई भी एमसीसी वायलेशन की शिकायत डाल सकते हैं। 100 मिनट्स के अंदर रिस्पांस टाइम है। अगर 100 मिनट्स के अंदर नहीं होती है तो जिला कलेक्टर उसको स्वयं देखते हैं और सीओ भी स्वयं देखते हैं। नो योर कैंडिडेट, वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये सारी की सारी नेक्स्ट अब ईसीआई नेट पर भी होंगी। पुरानी सुविधा हमने हटाई नहीं है क्योंकि कई लोगों के पास पुरानी चीज़ें डाउनलोडेड हैं, बट अगर ईसीआई नेट अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सारी एक जगह ये सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, बिहार के मतदाताओं की संख्या आपको कि उससे बड़े मतदाताओं की संख्या दुनिया के सिर्फ 10 या 11 देशों में ही है। बिहार के चुनाव आयोग मानता है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है और इसीलिए हर लेवल पर, हर स्तर पर चुनावी कर्मियों की तैनाती है। पोलिंग पर्सनल लगभग 4.5 लाख, सेक्टर ऑफिसर्स लगभग 9.6,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगभग 17.8,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर काउंटिंग 4,800, काउंटिंग ऑफिशियल लगभग 28,000, पुलिस ऑफिशियल 2.5 लाख, और जहां पर भी आइडेंटिटी ऑफ वोटर्स का इश्यू आता है, सहायता देने के लिए आंगनवाड़ी सेविकास भी उपलब्ध रहेंगी और कुल मिलाकर 8.5 लाख चुनावी कर्मी बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 में रहेंगे। अब मेरे ख्याल से तारीखों का ऐलान कर देना चाहिए। नेक्स्ट, बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट, जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज 2 है। इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सब लोग को दे दी जाएगी। नेक्स्ट, बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपदा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहां पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके साथ कुछ चीजें हम जरूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा, वो यह कि कृपया अपना नाम इलेक्टोरल रोल में जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर अभी भी छूट गया है तो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। कृपया अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में ईसीआई नेट से जानकारी हासिल करें या अपने बूथ लेवल ऑफिसर से समझ लें।
वोटिंग जब आप करते हैं, अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर आप अपना वोटर कार्ड लाना भूल गए हैं, तो 12 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि आप अपनी आइडेंटिटी बता सकते हैं और उसके बाद वोट डाल सकते हैं। मतदाताओं को ये विश्वास रहे कि हर पोलिंग बूथ पर AMF दैट इज अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स हर मतदाता को पहुंचाई जाएंगी। अगर आप मोबाइल लेकर आते हैं तो डिपॉजिट फैसिलिटी रहेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सर्विस वोटर्स हैं तो आपको पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। अगर आप दिव्यांग हैं या 85 प्लस ईयर्स के हैं तो आपके लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, बशर्ते कि आपको फॉर्म 12D भरना होगा। मतदान करने से पहले अपने प्रत्याशी के बारे में जरूर जान लें। नो योर कैंडिडेट ऐप से भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो सी विजिल की ऐप पर आप बता सकते हैं, 1950 पर भी आप बता सकते हैं या ऑब्जर्वर्स को भी बता सकते हैं। राजनीतिक दलों से भी निवेदन रहेगा कि वो हर पोलिंग स्टेशन पर चुनाव आयोग द्वारा पारदर्शी चुनावों के साथ सहभागिता करें और हर पोलिंग स्टेशन पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करें। ईवीएम और वीवीपैट का फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन अभी होना बाकी है और उसमें जरूर भाग लें, जिससे कि फर्स्ट और सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन की पारदर्शिता का वो अनुभव भी कर सकें। इसी तरीके से जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम और वीवीपैट निकाली जाएंगी या वापस रखी जाएंगी तो कैंडिडेट्स की उसमें दस्तखत भी होते हैं और वो उसको सजगता से देखें। मतदान से पहले जो मॉक पोल होता है उसमें अपने पोलिंग एजेंट्स को जरूर देखने को बोलें। 90 मिनट लगभग पहले ये शुरू होता है। लगभग 50 वोट डाले जाते हैं नोटा सहित, जिससे कि ये स्पष्ट हो जाता है कि ईवीएम और वीवीपैट्स में जो भी बटन दबाए जा रहे हैं वही स्लिप गिर रही है और उसकी गणना भी की जाती है। राजनीतिक दलों से यह भी अनुरोध है कि वो जो पोलिंग एजेंट्स को नामित करें वो पोलिंग स्टेशन के अंदर ही रहें और मतदान केंद्र छोड़ने से पहले, मतदान पूर्ण जब हो जावे तो छोड़ने से पहले अपना फॉर्म 17C, जिसमें कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये दस्तखत करके देते हैं कि ईवीएम में इतने वोट पड़े, लेकर जरूर जाएं। मतदान पूर्ण होने से पहले न चले जाएं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सभी राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी अनुपालन करेंगे, ऐसा चुनाव आयोग आशा करता है। और साथ ही साथ जब आखिर में जब काउंटिंग का समय आता है तो अपने काउंटिंग एजेंट्स को भी नामित करें और सजगता के साथ जो काउंटिंग हो रही है उसका भी अवलोकन करें। मीडिया से भी थोड़ा अनुरोध है। मीडिया पर्सन्स को अथॉरिटी लेटर्स दिए जाते हैं जिससे कि आप पोलिंग डे और काउंटिंग डे पर कवरेज कर सकते हैं। तो जो अथॉरिटी लेटर के साथ जो शर्तें हैं उनका अनुपालन अगर आप सहजता से करेंगे तो जनता को भी बता पाएंगे कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कैसी चल रही है और व्यवस्था बनी रहेगी। अगर आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं और कुछ फोटो या खींचना चाहते हैं तो जैसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो भी निर्देश होंगे उनका आप लोग जरूर पालन करें। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो आप सब लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी आजकल के इस युग में अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपके थ्रू कोई प्रोपोगेट करना चाहता है तो उसको बिना वेरीफाई किए आगे न बढ़ाएं। और ख़ास तौर से अगर आपको लगता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसको अगर आप सूचित कर देंगे 1950 पर या सी विजिल पर
तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ बिहार का चुनाव बिहार के मतदाताओं को और सभी राजनीतिक दलों को और आने वाले प्रत्याशियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir. So can we start with the question and answer session? Yes, please. As I already informed, we'll be taking questions in groups of 5, and then sir will be answering. Another request is kindly the question should be asked only relating to the Bihar Assembly elections. Yes. सर मैं मनीष अग्रवाल नवभारत टाइम से इधर सर जब वोटिंग होती है तो लास्ट में एक इशू आता है हमेशा कि वोटिंग टर्नआउट बढ़ जाता है। कई बार आरोप लगाते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो क्या इसका कोई सर टाइम लिमिट बनाएंगे कि वोटिंग खत्म होने के बाद इस समय तक ये फाइनल हो जाएगा? एंड सेकंड, क्या SIR पैन इंडिया शुरू करेंगे या सर इसमें अभी कुछ समय है? धन्यवाद। सर नमस्कार, मैं न्यूज़ नेशन से सर मोहित दुबे हूँ। सर आपने बिहार को लेके अनाउंसमेंट तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस लगातार SIR को लेकर सवाल उठाती रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। एक और आप SIR बिहार में करवा रहे थे, दूसरी ओर राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा वहां पे उठा रहे थे और आपकी विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे थे कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खराब हो गई है। तो क्या एक बड़ी चुनौती आप देखते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक तेजस्वी यादव बार बार, राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए, क्या जवाब देंगे आप? So Arunima from CNN News 18. Right here. So the SIR process has ended here. But is there any data point available as to how many illegal immigrants were detected at the end of the SIR process? सर, रमन फ्रॉम न्यूज़ 24। आपने 2 फेज में चुनाव का ऐलान किया बिहार चुनाव के लिए। इसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों की तरफ से सुझाव आया था कि 1 फेज में करवाया जाए, उसमें क्या दिक्कत थी? और एक सवाल सर इससे जुड़ा हुआ है कि घुसपैठिए के बारे में अभी तक कोई बयान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया है कि कितने घुसपैठिए आपको मिले। सर मैं पीयूष पांडे हूँ TV9 भारतवर्ष से। सर मैं इधर हूँ, पीयूष पांडे TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल सोशल मीडिया और AI के जो ब्यूटिफिकेटेड जो वीडियोस आते हैं उनको लेकर के है, चूँकि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, क्या इसको लेकर के कोई मैकेनिज्म बनाया गया है? किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे? चूँकि बड़े पैमाने पर ऐसा किया जाता है और अनजान होते हैं लोग, वो इसके झांसे में भी आ जाते हैं, तो इस बारे में आप अगर पूरी जानकारी दें। We'll take the next round later. I'll request sir to answer these questions. सबसे पहले वोटर टर्नआउट का विषय ले लेते हैं। पहले क्या होता था कि हर 2 घंटे पर जो 10 या 12 बूथों के ऊपर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स होते हैं, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से फ़ोन पर डेटा लेने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को देते थे और रिटर्निंग ऑफिसर उनको वोटर टर्नआउट ऐप में भरते थे। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन इंस्ट्रक्शन बेस्ड, एक आम जनता की सहूलियत के लिए एक आंकड़ा दिया जाता था। तो 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे। 5 बजे के बाद चूंकि मतदान खत्म होना होता है 6 बजे, तो कई बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ये डेटा नहीं दे पाते थे, बिकॉज अगर क्यू लगी हुई है और या उनको बहुत सारी प्रक्रियाएं पूर्ण करनी होती हैं, तो वो फिर डेटा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपने कलेक्शन सेंटर पे जब ईवीएम जमा कर देते थे तो उसके बाद दे पाते थे। तो इसलिए कई बार कुछ लोग इस मुद्दे को उठाते थे कि साहब 5 बजे जो है इतना प्रतिशत था और रात को 11 बजे इतना हो गया। कई जगह ऐसा भी हो जाता था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को लौट के आने में रात के 12 भी बज जाते थे। और कई बार
वो चूंकि रात इतनी हो जाती है तो उस समय कई बार सुबह डेटा भरता था। सत्य अवस्था ये है कि हर पोलिंग बूथ पर जितने वोट पड़े वो मतदान समाप्त होने पर फॉर्म 17C के तौर पर हर प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट को दे दिए जाते हैं। डेटा एंट्री में पहले इतना समय लगता था। अभी हाल ही में जो पहले 3-4 बाई इलेक्शंस हुए उसमें हम लोगों ने इस भ्रम को भी हटाने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की, अर्थात मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होंगे उनको तो 17C दिया जाएगा, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर महोदय जो ECI नेट के अंदर जो VTR की नई ऐप होगी उसमें वो आंकड़े भर देंगे। और भरने के बाद कुछ जगह ऐसा होता है जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं होती तो ऑफलाइन भी भर सकते हैं। इसीलिए जब तक वो लोग काउंटिंग सेंटर तक आएंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वोटिंग ट्रेंड्स आपको मिल जाएंगे और उसमें बढ़ोतरी की संभावना खत्म हो जाएगी। जहां तक दूसरा सवाल था SIR पैन इंडिया की बात, तो अगर आप 24 जून के चुनाव आयोग द्वारा निर्गत आदेशों को देखेंगे तो पैन इंडिया अर्थात हर स्टेट और यूटी में SIR करने का निर्णय चुनाव आयोग ले चुका है। उस पर कार्य भी जारी है, लेकिन उनकी तिथियां राज्यवार या यूटी वार चुनाव आयोग की संयुक्त बैठक में हम लोग निर्णय करेंगे और फिर आपको बताएंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होने के कारण संविधान के अनुरूप कार्य करती है और हर विधानसभा लोकसभा के इलेक्शंस की सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ये चुनाव आयोग के पास होता है। लेकिन जो वैधानिक अधिकारी होते हैं, जैसे मतदाता सूची बनाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में विकेंद्रीकृत लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत ERO की जिम्मेदारी होती है कि वो मतदाता सूची बनाएं। फॉर्म 6 अगर आता है, कोई नया मतदाता आता है, फॉर्म 7 अगर आता है, फॉर्म 8 आता है, तो उसके ऊपर निर्णय वैधानिक रूप से क्वाजी जुडिशियल बॉडी के रूप में ERO ही लेते हैं। अगर उनके द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर किसी को भी आपत्ति हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपनी अपील दे सकता है, और अगर जिला मजिस्ट्रेट के पास से उसको मिले निर्णय से असंतुष्टि हो तो वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जा सकता है और वैधानिक रूप से मतदाता सूची बनाने का काम उस स्तर पर खत्म हो जाता है। तो चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों, लोक प्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत और संविधान के अनुरूप ये सारी व्यवस्था कार्य करती है। राजनीतिक दलों को भी, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, बार बार ये कहा जाता है कि आप अपने बूथ लेवल एजेंट्स नामित करें, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जो भी आपके हेड हैं उनको नामित करें, आप जिला अध्यक्षों को नामित करें, जिससे कि वो इस स्टेट के प्रेसिडेंट्स को नामित करें, जिससे कि इस व्यवस्था के तहत ये समन्वय बना रहे। तो निष्पक्षता तो हमेशा रहती है और पक्षपात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक विशेष गहन परीक्षण में जो मतदाता सूची का एक सराहनीय शुद्धिकरण का कार्य हुआ है, बिहार के सभी मतदाताओं ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर इस सूची के शुद्धिकरण में अपना पूर्ण योगदान दिया है। चुनाव आयोग के साथ कार्य करते हुए किसी भी मतदाता को अगर कोई भी शिकायत रही हो तो उसका निराकरण संबंधित ERO ने करके दिया है। इस प्रक्रिया में ड्राफ्ट सूची जब आई थी तो लगभग 65 लाख मतदाता सूची से नाम कटे थे और जब फाइनल सूची आई तो 3.66 लाख नाम कटे। जो ये कुल नाम कटे, इनके प्रमुख कारण हैं
कुछ मतदाताओं का मृत पाया जाना, कई मतदाताओं का भारत के नागरिक के रूप में अपनी जब जांच हो रही थी तो उसमें सक्षम न पाया जाना, कई मतदाताओं के कई जगह नाम बने हुए थे, उनका एक जगह नाम आना, और कई मतदाताओं का बिहार से स्थायी प्रवास हो जाना। चूंकि ये सारी सूचियां विधानसभा के स्तर पर, जिला के स्तर पर और राज्य के स्तर पर सभी से साझा की जा चुकी हैं और आंकड़े सहित साझी की जा चुकी हैं, इसीलिए ये अलग अलग जो आप की बात कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के स्तर पर नहीं, ईआरओ, डीईओ और सीओ के स्तर पर इसका पूर्ण विश्लेषण उपलब्ध है। सोशल मीडिया पर सेल्फ रेगुलेशन से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती, लेकिन चुनाव का अवधि बहुत छोटी होती है और उस समय अगर कोई भी भ्रम या भ्रांति या गलत प्रचार किया जाएगा तो उसका काउंटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसका तुरंत करने की व्यवस्था जिला अधिकारियों के दफ्तरों में भी की गई है, सीईओ के ऑफिस में भी की गई है, और आशा है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते, रिस्पॉन्सिबल मतदाता होने के नाते चुनाव आयोग यह विश्वास करता है कि सोशल मीडिया की स्वतंत्रता का लोग दुरुपयोग नहीं करेंगे और एक सेल्फ डिसिप्लिन तरीके से इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे। Ritika. Am I audible? Welcome. Come please. Sir, Yes. this is Ritika Chopra from the Indian Express. I'm right here to your left. Sir, to your left. Hi, sir. Sir, आपने mention किया था कि as far as breakup of foreigners is concerned, ये शायद information would be available at the level of the CEO and EROs. But the ECI itself had given us a very detailed breakup when the draft roll was published for the reasons of deletion. So why is it that the commission is not be able to tell us how many voters were deleted on account of non-citizenship? We're asking this question because at the time when this decision was announced, the commission had very staunchly defended its right to check for eligibility criteria, including citizenship. The commission had repeatedly cited Article 326. So in light of that, now that the exercise is over, if you can just tell us how many foreigners were indeed found. And secondly, sir, आपने कहा कि SIR पे अभी decision नहीं हुआ है, but till about अक्टूबर में SSR की प्रक्रिया full swing में शुरू हो जाती थी। तो जब तक आपका वो SIR का decision नहीं होगा, sir, will the summary revision start? Because by first you have to publish the draft roll. Thank you. Yes. नाम शोएब रज़ा है, इंडिया टीवी से मैं हूँ। सर 28 तारीख को क्योंकि छठ का त्यौहार है, पवित्र त्यौहार, और उसमें बहुत सारे लोग बिहार में जाएंगे छठ मनाने के लिए, तो लोगों को ये भी उम्मीद थी कि शायद उसके आसपास जो पहला चरण है वो होगा। लेकिन 6 अक्टूबर में चूँकि पहला चरण है, तो क्या इन चीज़ों का ख्याल आप लोगों ने रखा जब जो चरण का आपने ऐलान किया है? इसके बारे में थोड़ा आप बताइए सर। नीरज। सर मैं प्रशांत हूँ सर, न्यूज़ 24 से। पोलिंग डे के दिन बहुत सी शिकायतें आती हैं बोगस वोटिंग की, फेक वोटिंग की, उसका क्या अरेंजमेंट है? दूसरा कि जो महिलाएं घूंघट में हैं, जो महिलाएं बुर्के में हैं, उनकी पहचान कैसे होगी? इसको लेकर कुछ सेक्टर्स में अक्सर हंगामा होता है, सवाल खड़े होते हैं, इसके लिए क्या इंतज़ाम है पहचान के लिए? सर मैं अरविंद दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से सर, राइट आप सीधे। सर मेरा सवाल है कि आपने भी चुनाव की पारदर्शिता के लिए आपने बहुत सारे कदम उठाए हैं जो अच्छे हैं। एक फ्री बीच का एक बड़ा इशू है जो लंबे समय से है, पॉलिटिकल पार्टी लगातार उसका चलन बढ़ता जा रहा है, उसको आयोग कैसे देखता है और क्या उसको मानता है कि उस पर कोई रोक लगनी चाहिए? सर आई एम नीरज सर, आई एम बन्ना फ्रॉम माध्यमम डेली, आई एम फ्रॉम रही। You told that 100% webcasting at all polling stations. Hello. Will you share CCTV footages as asked by some opposition parties? Did you change your stand on that? Hello. Next one. Hello.
सर नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से बिहार इधर यहाँ सर सर नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। बिहार चुनाव की तैयारियों के फॉलोअप में तमाम आरोप चुनाव आयोग पे लगाए गए, राहुल गांधी हो या विपक्ष के दूसरे दल हो, SIR का भी मसला था और बिहार में भी यात्राएं निकाली गई। आप लोग का आकलन क्या है, क्योंकि आप पे भी पर्सनलाइज्ड हमले किए गए, आप लोग का आकलन क्या है, क्यों इस तरह से चुनाव आयोग पे हमले हो रहे हैं, और क्या कोई अब तक विपक्ष के नेताओं ने या विपक्ष के दलों ने कोई सबूत दिया है जो वो सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग के समक्ष? क्योंकि पिछली ब्रीफिंग में आपने राहुल गांधी से भी 1 हफ्ते के अंदर शपथ पत्र मांगा था। सर छठ का त्यौहार 28 तारीख को है और ये बात सच है कि हम लोग भी चुनाव सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि छठ के आसपास कराया जाए। तो शीघ्र अतिशीघ्र कल ही तो हम लोग बिहार से लौटे और जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा हो रही है, लेकिन उसमें मिनिमम पीरियड रहता है। जैसे नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन का समय होता है, उसके बाद कन्वेसिंग का समय होता है। तो वो सब देखते हुए अगर आप शेड्यूल को देखेंगे तो शायद इसके पहले चुनाव नहीं कराया जा सकते थे। जहाँ तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होता है और उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। 100% वेबकास्टिंग जो की जा रही है उसको जो शेयर करने की बात है, चुनाव आयोग उसको कोर्ट से शेयर करता है, कोर्ट के आदेशों के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हैं जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपना वोट डालता है या नहीं डालता है, यह भी उसकी राइट टू प्राइवेसी होती है। यह किसी और को जानने का अधिकार नहीं है कि आपने वोट डाला या नहीं डाला, यह उसकी प्राइवेसी होती है। और शायद इसका कारण भी स्पष्ट है। कारण यह है कि अगर किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल को यह पता लग जाए कि आपने वोट नहीं किया है तो उसके परिणाम अलग हो सकते हैं। और इसलिए फॉर्म 17A एक होता है जिसमें कि वोटर्स जब आप वोट करने जाते हैं तो आप दस्तखत भी करते हैं और एक सीक्वेंस में उसकी आपका समय भी लिखा जाता है, आपका नाम भी होता है। वो 17A सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट को, माननीय हाईकोर्ट को दिया जा सकता है अगर कोई इलेक्शन पिटीशन हो। और वेबकास्टिंग पोलिंग स्टेशन की 17A के बराबर ही है और वोटर की प्राइवेसी रखनी होती है और इसीलिए ऐसे वेबकास्टिंग को सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट को दिया जा सकता है। इसके विरुद्ध कुछ लोग गए भी थे कोर्ट में, महाराष्ट्र हाईकोर्ट में भी गए थे। वहां महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को यथावत ठहराया और उसकी अपील के लिए भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर महाराष्ट्र हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया, अर्थात वेबकास्टिंग सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट को ही दी जा सकती है और वो भी इलेक्शन पिटीशन दायर करने पर। जहां तक फ्री बीज की बात है, इसके ऊपर बहुत चर्चाएं मीडिया में आती रहती, लेकिन चुनाव आयोग MCC डिक्लेयर करने के बाद MCC के अनुरूप निर्देशों का कड़ाई से पालन करता है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर ऐसी कोई भी शिकायत अगर संबंधित अधिकारियों को मिलती है तो इसके ऊपर कड़ाई से कार्रवाई होगी। ये प्रश्न एक बार दोबारा पूछा गया, मैं उसका जवाब दे चुका हूं लेकिन एक बार फिर दे देता हूं। 65 और 3.66 लगभग 69 लाख नाम कटे जिनके
अपात्र अर्थात अयोग्य होने के कारण कटे। अयोग्य होने के कारण या तो वो मृत पाए गए, या उनके डुप्लीकेट वोट्स थे, या वो भारत के नागरिक नहीं थे, और या स्थायी रूप से प्रवास कर चुके थे। कुल आंकड़े हम आपको दे चुके हैं, और अलग अलग आंकड़े, ये व्यवस्था भी आपके मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को मैं बताना चाहता हूं कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था में मतदाता सूची ईआरओ बनाता है और उसके ऊपर अपील डीएम और सीईओ की होती है। इसका अनुपालन जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है सभी को करना है, चुनाव आयोग को भी करना है और आपको भी करना है। इसी तरीके से जब चुनाव होते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर हर विधानसभा में एक होते हैं जिनकी देखरेख में चुनाव का इम्प्लीमेंटेशन होता है और उसके ऊपर इलेक्शन पिटीशन होती है। इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था में चुनाव आयोग सुपरिंटेंडेंस करता है, डायरेक्शन करता है, कंट्रोल करता है और कड़ाई से इस बात को देखता है कि सारे निर्देश, सारे कानून का पालन ये सारी विकेंद्रीकृत और विधायिका के रूप से सारे अफसर कर रहे हैं। बाकी कुछ पॉलिटिकल रिटोरिक्स अगर होते हैं तो उसके ऊपर चुनाव आयोग रिएक्ट नहीं करता है। ये मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी में चलता है। Animesh. Hello. Sir, on your left. Sir, Animesh here from the Tribune. Sir, on your left here. Sir, around 22 lakh women voters have been deleted from the list of Bihar voters. And most of them have been found to be residing near those districts which are bordering Nepal. आवाज साफ नहीं आ रही। Can you hear me? 22 lakh नहीं आ रही, लेकिन वो क्लैरिटी अब आ रही है। माइक बदल। So 22 lakh women voters have been deleted from Bihar's list, and most of them have been found to be residents of districts which are neighboring Nepal. So any specific reason for this, or was it as per the rules which you have specified? जी सर, मैं इधर गौरव बिजनेस स्टैंडर्ड से अर्चस विल कम बैक टू यू, जस्ट नेक्स्ट यू। सर गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत से सर इधर। हाँ सर, वोट चोरी का नारा बहुत तेज़ी से चला और इस बीच तमाम हाई कोर्ट्स ने उन पिटिशंस को खारिज किया जिसमें इस तरह के आरोप लगाए थे। कहीं पर लोकस नहीं था तो कहीं पर जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था इलेक्शन पिटिशन फाइल करने का। ये जो आरोप इलेक्शंस ख़त्म होने के कुछ महीनों बाद निकल कर आते हैं, बिहार चुनाव को लेकर भी क्या इस तरह के आरोप अगर लगते हैं तो इलेक्शन कमीशन किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है कि इस तरह की जो पिटीशंस हैं उनको फाइल करने के लिए एक तय कानून है, तय नियम है, और उसके लिए मतदाता होना जरूरी है, लोगों को एफिडेविट देना जरूरी है। ये जो भ्रम की स्थिति, क्योंकि इसके बाद आप पूरे देश में SIR कराने की तैयारी में, जाहिर तौर पर कुछ मतदाताओं के नाम जुड़ेंगे, कुछ के बाहर होंगे, तो ये पूरे देश में भ्रम की स्थिति ना पैदा हो, कानूनी रूप से भी और सड़कों पर भी, इसको लेकर चुनाव आयोग क्या तैयारी कर रहा है। दूसरा सर सवाल यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच पर SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई है। इलेक्शन कमीशन की इस सुनवाई के दौरान जो है वो कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पूरी इस प्रक्रिया को भी ज़रूरत पड़ने पर वैध या अवैध करार दे सकते हैं। अभी चूंकि सुनवाई सब जुडिस है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इलेक्शन कमीशन मानता है कि जो SIR की प्रक्रिया है उसे अंतिम मुहर सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से मिल चुकी है जो बिहार में पूरी प्रक्रिया हुई है? सर इधर मेरा नाम रविंद्र है। मैं ये पूछना चाहता था कि आपने कहा कि 2 फेजेस में चुनाव होगा। अगर पिछले 20-25 साल का देखें तो 2005 में 4 फेज में था, 2010 में 6 फेज, 2015 में 5 फेज फिर से, और 2020 में 3 फेज था। If you can share with us what were the considerations to reduce it to just 2 phases, and if it's been reduced to 2 phases, why not 1 phase? Thank you. सर इधर सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। सर मेरा सवाल यह है कि इलेक्शन को निष्पक्ष कराना आपके लिए एक चुनौती है। पहला आपका इलेक्शन है CEC के तौर पर, तो आपको शुभकामनाएं। लेकिन उससे भी बड़ा जो चुनौती है वो साख का संकट है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो इस वक्त बहुत स्टिक पे है, और ये केवल क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के बीच का नहीं है, जनता के बीच में भी ये सवाल उठ रहा है।
उसको आप लोग कैसे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आमतौर पर लगता है इलेक्शन कमीशन सवालों के जवाब दे नहीं रहा है जो जनता जानना चाहती है। एक बात, और दूसरी बात ये अभी जो restrict yourself to one question, please. There are others also waiting. जी एमसीसी लागू होने के बाद के 10,000 रुपए जो दिए गए हैं पॉलिटिकल जेडीयू और बीजेपी ने, उस पर आप लोग कुछ, उसके पहले जो दिए गए हैं, या उस पर भी आप लोग कुछ चेक करेंगे सर? मैं अश्विन कुमार सिंह एनडीटीवी से। सर एक पहला सवाल ये था, जब आप लोग कमीशन गया वहाँ पे आपने इंडिविजुअली पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की, क्या किसी भी पार्टी ने आपके सामने एसआईआर पर अपनी चिंताएं व्यक्त की आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल जो फाइनल पब्लिश हुआ उसके बाद भी? क्या किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया? और दूसरा सर इसी में जुड़ा हुआ था कि आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसके बाद से क्या इलेक्शन कमीशन को ये डेटा दे सकता है कि कितने इलेक्टर्स का इंक्लूजन सिर्फ आधार के बेसिस पे हुआ है? ठीक, ये बात सच है कि अब बिहार के जो चुनाव हैं उनकी फेजेस कम होते होते 2 हो गए। इसके कई कारण हैं। मतदाताओं की जागरूकता, सीएपीएफ की अवेलेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर का असेसमेंट और चुनाव आयोग और उसके कर्मियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी, ये सारे फैक्टर्स देखते हुए 2 फेज में चुनाव कराना उचित भी लगा और ये भी लगा कि इससे चुनाव कराने में भी सबको सरलता होगी। जहां तक चुनाव आयोग और मतदाताओं के बीच का संबंध है, मतदाताओं को चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। 7.5 करोड़ 42 लाख बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हुए हैं और चुनाव आयोग को भी मतदाताओं पर पूर्ण भरोसा है कि वो इस चुनाव को सफल बनाएंगे। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी तरीके से शुरू हुई और पारदर्शी तरीके से समाप्त भी हुई। बीच में कुछ धारणाएं बनती चली गई और जो धारणाएं बनती चली गई वो लोगों को जब उसकी सत्यावस्था का पता लगा तो सब लोग चुनाव आयोग से जुड़ते चले गए। और जैसा मैंने अभी कहा, 7 करोड़ 42 लाख बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं और चुनाव आयोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आधार कार्ड की जो बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि आधार कार्ड 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में लिया जाएगा, लेकिन वो नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। सेक्शन 9 आधार एक्ट का ये कहता है कि आधार कार्ड न तो नागरिकता का प्रमाण है, न जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण है। 2023 से पहले कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए जिसमें यह निर्णय दिया गया कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण भी नहीं है। अर्थात कुल मिला के अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अनुसार, आधार एक्ट के अनुसार आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं है, जहां आप रहते हैं डोमिसाइल उसका प्रमाण नहीं है और सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। आधार आपकी पहचान का प्रमाण है। जहां तक आर्टिकल 326 की बात है, संविधान का आर्टिकल 326 ये कहता है कि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आप उस पोलिंग स्टेशन के आसपास रहने वाले होने चाहिए। तो इन तीनों शर्तों की जो पात्रता है जो संविधान में लिखी है वो आधार कार्ड से पूर्ण नहीं हो पाती। आधार कार्ड पहचान का प्रमाण पत्र रह जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में चुनाव आयोग ने आदेश भी जारी किए और उसका पूर्णतः पालन भी हो रहा है।
आई थिंक यही पॉइंट से और बचा नहीं। जहाँ तक वुमेन वोटर्स के डिलीशन की बात है, वुमेन वोट्स भी डिलीट हुए और मेल वोट्स भी डिलीट हुए। एसआईआर का एक स्पष्ट नारा था, कोई योग्य मतदाता छूटे न और कोई अयोग्य मतदाता सूची में न आने पाए। और मैं आप सबके माध्यम से बिहार के एक बार फिर 90,000 से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर्स, 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सभी EROs 243, DEOs, सारे DM, CEO, हर पॉलिटिकल पार्टी के जिला अध्यक्षों और उनके स्टेट लेवल प्रेसिडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बिहार का SIR बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और आइए और अब हम सब मिलकर बिहार के इस चुनाव को एक बहुत ही अच्छा चुनाव, एक नज़ीर के रूप में सबके समक्ष पेश करें। और सारे मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि मतदान केंद्र में अवश्य आएं, जागरूक रहें और अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट अवश्य डालें। जय हिंद, जय भारत। ये फोटो भिजवा लेते हैं। हाँ, ठीक रही।